इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की कहानी जानते हैं कहाँ से शुरू होती है? किसी पुरातत्वविद या इतिहासकार से नहीं, बल्कि एक भगोड़े से। आज हम हड़प्पा की उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी महान सभ्यता जिसके उदय और पतन ने पीछे सुराख तो बहुत छोड़े, पर जवाब बहुत कम। तो बात है 1826 की। एक अंग्रेज सिपाही था, जेम्स लुइस। अब ये साहब ब्रिटिश सेना से भाग निकले थे और अपनी पहचान छुपाकर चार्ल्स मैसन नाम से बंजारों की तरह घूम रहे थे। तभी पंजाब में उन्हें एक अजीब सी जगह दिखी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैंने एक बहुत ही पुराना, खंडहर हो चुका ईंटों का किला देखा। उसे तो भनक तक नहीं थी कि वो दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा के खंडहरों को देख रहा था। पर देखिए, इस खोज की कहानी भी बड़ी अजीब है। मैसन की बातों पर किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। फिर 30 साल बाद 1856 में जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो अंग्रेज इंजीनियरों ने हड़प्पा की हजारों साल पुरानी ईंटें उखाड़कर पटरियों के नीचे बिछा दी। सोचिए, अनजाने में ही सही इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो लगभग मिट ही गया था। खैर, आखिरकार 1920s में सर जॉन मार्शल, दयाराम सानी और आर.डी. बनर्जी ने औपचारिक खुदाई शुरू की, और तब जाकर एक पूरी की पूरी भूली बिसरी दुनिया जमीन के नीचे से बाहर निकली। तो चलिए, अब सीधा चलते हैं इस पहेली के दिल में, हड़प्पा के शहरों की तरफ। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इन्हें खोदना शुरू किया, तो उन्हें कोई पिरामिड या आलीशान शाही मकबरा नहीं मिला। उन्हें जो मिला वो किसी की भी उम्मीद से बिल्कुल परे था। एक ऐसी दुनिया जिसमें गजब का अनुशासन था और जिसकी प्राथमिकताएं आज भी हैरान कर देती हैं। अब देखिए, ये सिर्फ ईंट पत्थर के शहर नहीं थे। ये अपने आप में एक सोच थी, एक विजन था। एकदम सीधी 90 डिग्री पर काटती सड़कें, एक जैसे साइज की पक्की ईंटों से बने 2-3 मंजिला घर, और सबसे कमाल की बात, हर एक घर में अपना बाथरूम, और वो भी ढकी हुई नालियों और सीवर सिस्टम से जुड़ा हुआ। जरा सोचिए, उस जमाने में लंदन और पेरिस में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और ये मत समझिए कि ये कोई छोटा मोटा इलाका था। ये सभ्यता करीब करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। मतलब उस दौर के मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दे तो भी उनसे बड़ी। इतने बड़े इलाके को देखते हुए उनकी एक रूपता और भी ज्यादा रहस्यमयी बन जाती है। और यहीं पर मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। मानकीकरण की पहेली। सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहरों में ईंटों का साइज एक जैसा, वजन और माप के पैमाने हर जगह एक जैसे। सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई तेज ट्रांसपोर्ट नहीं, फिर भी इतनी जबरदस्त यूनिफॉर्मिटी। क्या कोई बहुत ताकतवर राजा था, या ये लोगों का आपसी अनुशासन था? ये तुलना देखिए, सारी कहानी खुद ब खुद साफ हो जाएगी। एक तरफ मिस्र और मेसोपोटामिया, जहां सबसे बड़ी इमारतें थीं, राजाओं के महल या देवताओं के मंदिर। दूसरी तरफ सिंधु घाटी, जहां सबसे बड़ी इमारत थी द ग्रेट बाथ, एक सार्वजनिक स्विमिंग पूल। उनका फोकस राजा महाराजाओं पर नहीं, बल्कि आम जनता, पब्लिक पर था। क्या ये दुनिया का पहला लोकतांत्रिक या समतावादी समाज था? सोचने वाली बात है। शहरों की प्लानिंग तो एक पहेली है ही, पर असली रहस्य तो उन चीजों में छिपा है जो वो पीछे छोड़ गए। ये एक ऐसी कहानी है जिसके शब्द तो हैं, पर उसे पढ़ने वाला कोई नहीं। ये है इतिहासकारों का सबसे बड़ा सिरदर्द, सिंधु लिपि। हमें हजारों मोहरें मिली जिन पर 400 से ज्यादा अलग अलग निशान हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हम इन्हें पढ़ नहीं सकते। जैसे मिस्र की लिपि को पढ़ने के लिए रोजेटा स्टोन मिला था, वैसा यहाँ कुछ नहीं मिला। तो अब ये प्रार्थनाएं हैं या कोई शॉपिंग लिस्ट, कौन जाने। अच्छा, एक मजेदार सवाल, क्या प्राचीन भारत में यूनिकॉर्न थे? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इन मोहरों पर सबसे ज्यादा एक सींग वाले बैल जैसे जानवर की तस्वीर मिलती है। अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद ये एक बैल ही है जिसे साइड से दिखाया गया है, जिससे दूसरा सींग छिप गया, या फिर ये उनके समाज का कोई बहुत ताकतवर धार्मिक या राजनीतिक सिंबल था। और फिर मिलती है ये डांसिंग गर्ल, मोहनजोदड़ो से मिली एक छोटी सी कांसे की मूर्ति। पर इसका साइज मत देखिए, इसका कॉन्फिडेंस देखिए। आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा था, उसके अंदाज में एक गजब का आत्मविश्वास है, जैसे वो दुनिया के सारे राज जानती हो। उसका एक हाथ चूड़ियों से भरा है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये उस समाज की कहानी कहती है जहां धातु का काम और शायद महिलाओं की आज़ादी दोनों ही बहुत आगे थे।
और एक चीज जो बहुत हैरान करती है, खुदाई में खिलौने तो खूब मिले हैं, मिट्टी की गाड़ियां, जानवरों की मूर्तियां, बोर्ड गेम्स, लेकिन हथियार ना के बराबर। ऐसा लगता है जैसे ये समाज जंग से ज्यादा खेल और परिवार को अहमियत देता था, एक शांतिपूर्ण समाज। इतना सब कुछ था, इतने व्यवस्थित शहर, शांतिप्रिय लोग, फिर अचानक सब खत्म कैसे हो गया? ये एक 4000 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री है और हर मिस्ट्री की तरह यहाँ भी एक मुख्य संदिग्ध था। सर मॉर्टिमर व्हीलर ने एक थ्योरी दी, आर्यन आक्रमण थ्योरी। उन्होंने कहा कि ऋग्वेद में इंद्र देवता को पुरंदर यानी किलों को नष्ट करने वाला कहा गया है, और उन्हें जो बिखरे हुए कंकाल मिले उन्हें देखकर उन्होंने सीधे सीधे इल्जाम लगा दिया। उनके शब्द थे, परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर इंद्र ही आरोपी हैं। ये थियरी कई दशकों तक चली, पर आज की साइंस इसे पूरी तरह से नकारती है। राखी गढ़ी से मिले डीएनए में बाहर से आए लोगों का कोई सबूत नहीं मिला। जो कंकाल मिले वो भी किसी एक लड़ाई के नहीं, अलग अलग समय के थे, और उन पर भी कोई जानलेवा चोट के निशान नहीं थे। मतलब ये कोई एक दिन में हुआ हमला नहीं था, बल्कि पतन धीरे धीरे हुआ था। तो सवाल वही है, अगर आर्यों ने नहीं तो किसने खत्म किया इस सभ्यता को? असली कातिल कौन था? जवाब है, कोई इंसान नहीं। असली कातिल थी ये धरती खुद, मतलब क्लाइमेट चेंज। हुआ ये कि करीब 2000 ईसा पूर्व के आसपास हिमालय में जबरदस्त टेक्टोनिक हलचल हुई, बड़े भूकंप आए। इसका असर क्या हुआ? नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, और जो सबसे बड़ी जीवन रेखा थी, घग्गर हकरा नदी, जिसे कई लोग सरस्वती नदी भी मानते हैं, वो धीरे धीरे सूखने लगी। अब जब पानी ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? खेती खत्म, शहर वीरान, लोग सब कुछ छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा खुलासा तो अब होने वाला है। वो सभ्यता असल में कभी मरी ही नहीं। हाँ, उनके शहर वीरान हो गए, पर लोग खत्म नहीं हुए। वो बस एक जगह से दूसरी जगह चले गए, पूरब में गंगा के मैदानों की तरफ, दक्षिण में भारत के दूसरे हिस्सों की तरफ। शहरीकरण खत्म हुआ, पर संस्कृति वो जिंदा रही, और उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है, हमारे कल्चरल डीएनए का हिस्सा है। हाथ जोड़कर नमस्ते करना, मांग में सिंदूर लगाना, पीपल के पेड़ और नंदी की पूजा, यहाँ तक कि शतरंज का खेल, ये सब हमें उन्हीं से मिला है। 5000 साल पुरानी परंपराएं जो आज भी जिंदा हैं। और अगर किसी को शक हो तो 2019 की राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। 4500 साल पुरानी एक महिला के डीएनए में कोई विदेशी आर्यन जीन नहीं मिला, बल्कि उसका डीएनए आज के उत्तर और दक्षिण भारतीयों से सीधे सीधे मिलता है। मतलब साफ है, हम ही हड़प्पा के लोग हैं। उनके 5000 साल पुराने इतने बेहतरीन शहर क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो गए। ये हमारे लिए एक बहुत सीधी और बड़ी चेतावनी है। सोचिए, आज जब हमारे शहरों में बाढ़ आती है तो क्या हाल होता है, जबकि उनकी ड्रेनेज व्यवस्था शायद आज भी हमसे बेहतर काम करती। वो अपने समय की सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक थे, फिर भी प्रकृति के आगे टिक नहीं पाए। उनके शहर खत्म हो गए। सवाल यह है कि क्या हमारे शहर टिक पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हड़प्पा की कहानी आज हमसे पूछ रही है।